नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब बीमार माँ को बेटों ने अपमानित कर जायदाद हड़पने की कोशिश की तो माँ ने किया कुछ ऐसा कि बेटों के अक्ल ठिकाने आ गए। रमिया काकी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राघव ने अंदर आकर पूछा तो देखा काकी तो बिस्तर पर करा रही हैं। उन्हें तो तेज बुखार हो रहा है। राघव फटाफट घर गया और अपनी माँ रमिया काकी की सहेली राधा को बुला लाया। रमिया काकी को दोनों अस्पताल लेकर गए, पर वहाँ बहुत भीड़ थी। अब ले देकर गांव में एक ही अस्पताल था, वहाँ भी डॉक्टर कम ही आते थे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद डॉक्टर आया और चेकअप किया तो उसने कुछ टेस्ट लिख दिए। ये सामान्य बुखार नहीं है, शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी डॉक्टर ने टेस्ट बताए हैं। राघव ने अपनी माँ को बताया। हाँ, कई दिनों से बेचारी बीमार भी पड़ी है, कोई सुध लेने तक नहीं आया। कहने को 2 बेटे हैं, पर पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे बेटों से ना हो तो ही अच्छा है। फिर भी राघव, तू फोन लगा कर बोल तो दे कि रमिया काकी को अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं और आप इधर संभालने आ जाए। राघव ने दोनों को फ़ोन लगाकर सब बता दिया। दोनों भाई शहर में अलग अलग रहते थे तो उन्हें लग रहा था कि दोनों में से एक तो आ ही जाएगा और उन्हें अपने साथ शहर ले जाएगा, अच्छे से इलाज करवा देगा। रमिया काकी अपने बेटों का ही इंतज़ार करती रही, पर दोनों में से एक भी नहीं आया। राघव ने ही टेस्ट करवाया और रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा दी। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बुखार अंदरूनी आ रहा है, इनका लीवर कमज़ोर हो गया है और किडनी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। बुखार से कमज़ोरी भी आ गई है तो कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ये सुनते ही रमिया काकी चौंक गई और बोली, डॉक्टर साहब, घर पर ही रह लूँगी। कोई दवाई दे दीजिए जिसे खाकर मैं घर पर ही ठीक हो जाऊं। यहाँ अस्पताल में कौन संभालेगा मुझे? ये राघव अपनी दुकान छोड़कर मेरे लिए इतना कर रहा है, यही बहुत है। अब तो किसी से यहाँ रुकने को भी नहीं बोल सकती हूँ, सबके अपने काम धंधे हैं। शायद मैं फ़ोन करूँ तो आ जाएगा। रमिया काकी ने फ़ोन पर बात की। रमेश बेटा, मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, जाने कौन सी बीमारी बताई है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। तू कल सुबह पहली गाड़ी से ही गांव आ जा। माँ, मेरी नौकरी है, घर परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाऊं? दफ्तर से छुट्टी लो तो पैसे कटते हैं और मैं पहले ही कई छुट्टियां ले चुका हूं। मैं तो नहीं आ सकता हूं, आप बड़े भैया को बोल दीजिए, वो ही आ जाएंगे। ये कहकर रमेश ने फ़ोन रख दिया। बूढ़ी रमिया काकी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो खुद को संभालते हुए राघव से बोली कि बड़े बेटे दिनेश को फ़ोन लगा दे। दिनेश ने भी वही जवाब दिया कि अभी महीने के आखिरी दिनों में बहुत काम रहता है, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी। आप रमेश को बोल दीजिए, वो आ जाएगा। अच्छा तो बेटा कुछ पैसे ही भेज दे, अब तेरे पिताजी की आधी ही पेंशन आती है तो मेरे घर का खर्च चल जाता है, पर उसमें से बीमारी और दवाई का खर्च तो नहीं निकल पाएगा। रमिया काकी बोले जा रही थी, पर दिनेश अपना फ़ोन रख चुका था। रमिया काकी ने लंबी गहरी सांस भरी तो राघव ने समझाया, काकी मैं हूँ ना, मैं आपका इलाज करवाऊँगा। आप मेरे बचपन के दोस्त दिनेश की माँ हो तो मेरी भी तो माँ हुई, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। तभी राधा जी ने रमिया काकी का हाथ थाम लिया। मैं अपनी सहेली को कुछ नहीं होने दूँगी, अभी तो हम दोनों को साथ में बहुत लंबा जीवन जीना है। रमिया काकी को गहरा धक्का लगा था। जिन बेटों को अपने खून से सींचा, आज उन्हें ही उनकी परवाह नहीं है। माँ बीमार है, अस्पताल में भर्ती कराने के पैसे भी नहीं हैं और दोनों में से एक भी नहीं आया। हंसता खेलता परिवार था उनका। जब ब्याह कर गांव में आई थी तो घर में सास ससुर, देवर, ननद और पति थे। पति गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। घर में कमाने वाला एक और हजारों खर्चे होते थे। फिर भी कभी रमिया काकी नहीं घबराती थी। अपने सास ससुर की सेवा मन से करती थी। समय पर खाना बनाने से लेकर रात को पैर तक दबाती थी। सुबह से रात तक लगी रहती थी। देवर को अपना भाई बना लिया था और ननद को बहन समान प्यार करती थी। अपने व्यवहार से रमिया काकी ने घर वालों के साथ ही आसपास के पड़ोसियों और रिश्तेदारों का भी दिल जीत लिया था। सभी रमिया के आवाभगत और व्यवहार की तारीफ करते थे। भवानी जी अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनते तो खुश होते थे। देवर की शादी कर दी, पर वो शहर चला गया। उस दिन उसकी सास ने खाना नहीं खाया था। बेटे के घर छोड़ने के दुख में वो महीनों रोती रही थी। उस वक्त रमिया काकी के बच्चे नहीं हुए थे तो उन्हें माँ की ममता का एहसास नहीं हुआ था। एक दिन पता चला कि वो पेट से हैं
तो उनकी सास अपना दुख भूल गई और अपने आने वाले पोते का इंतज़ार करने लगी। भवानी जी ने समझाया था कि अम्मा क्यों दुख मनाती है, अरे तेरा एक बेटा छोड़ कर गया है तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो साथ ही रहता है, फिर इतनी सुशील बहू भी है और अब तो आप दादी भी बनने वाली हो। बेटे के समझाने से अम्मा मान गई और अपने पोते का इंतज़ार करने लगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब अम्मा दादी बन गई और पोते के पालन पोषण में लग गईं। 3 साल बाद रमिया काकी फिर से गर्भवती हुई। इस बार उन्हें बिटिया चाहिए थी। लोग तो बेटे मांगते हैं और तुझे बिटिया चाहिए, अरे बेटियां तो अपने घर चली जाती हैं, माँ बाप के साथ सदा थोड़ी रहती हैं, अम्मा बोली। फिर तनिक विचार करके बोली, हाँ जाने को तो बेटे भी चले जाते हैं, ईश्वर करे तेरी गोद में इस बार बेटी ही खेले। पर इस बार भी रमिया की गोद में बेटा ही आया। दोनों बड़े हो रहे थे और एक दिन ऐसा आया कि बड़े बेटे दिनेश की नौकरी शहर में लग गई। वो अपनी पत्नी को लेकर चला गया और कुछ सालों बाद छोटे बेटे रमेश की नौकरी भी लग गई। वो भी शहर अपनी पत्नी को लेकर चला गया। रमिया काकी का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उनका घर खाली हो गया था। तब अम्मा ने समझाया कि हम हैं ना तेरे साथ, बच्चे तो आते जाते रहेंगे। हाँ अम्मा, आपका तो एक ही बेटा गया था पर मेरे तो दोनों बेटे चले गए। और वो यह कहकर रोने लगी। मैं हूं ना तेरे साथ, अम्मा ने दिलासा दी। पर अम्मा ज़्यादा दिन उनका साथ निभा नहीं पाई और एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। अम्मा के जाने के बाद बाबूजी भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। अब घर में भवानी जी और रमिया काकी अकेले रह रहे थे। भवानी जी रिटायर हो गए थे, पेंशन से घर चल रहा था। बेटे सालों में 1-2 बार आते थे और कभी उन दोनों को अपने घर भी नहीं बुलाते थे। अपना दुख वो अपनी सहेली राधा जी से बांटती थी। उनका बेटा राघव और दिनेश एक साथ ही पढ़े थे, दोनों बचपन से अच्छे दोस्त रहे थे। पर ये बात अलग है, राघव ने दुकान संभाल ली और अपने माँ बाबूजी के साथ रहने लगा। राघव के भरे पूरे घर को देखकर रमिया काकी बहुत खुश रहती थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि भवानी जी भी गंभीर बीमारी से चल बसे। दोनों बेटे आए तो सही पर सभी क्रियाकर्म करके चले गए। किसी ने उनसे अपने साथ चलने को नहीं कहा, सबको बस जाने की जल्दी थी। अब रमिया काकी भी पहले से बूढ़ी हो रही थी। दोनों बेटे कभी फ़ोन नहीं करते थे। एक वो ही थी जो राघव से फ़ोन करके समाचार ले लेती थी। अपने अकेलेपन और उम्र के कारण वो बीमार रहने लगी थी और ठंड में उन्हें बहुत बुखार चढ़ जाता था। बुखार के कारण वो तड़पती रहती थी। तब राघव और राधा जी ही उन्हें संभालते थे। राघव के बच्चे भी उन्हें दादी कहकर बुलाते थे। राघव ने सभी टेस्ट करवाए और उन्हें 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा क्योंकि कमजोरी के कारण ड्रिप चढ़ानी पड़ी थी। काकी तू पैसों की चिंता मत कर, मैं तेरा तीसरा बेटा हूँ, मुझे भी सेवा का हक है। राधा मैं तेरे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी, रमिया काकी ने कहा। तो राधा हंसने लगी। पहले तू ठीक होकर घर चल, अपने हाथ के बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खिला देना, वही बहुत है। रमिया काकी 4-5 दिन अस्पताल में रही। वहाँ अच्छे से इलाज हुआ और घर लाकर भी राधा जी का परिवार उनकी सेवा में लगा रहा। वो पहले से बेहतर हो गई पर अभी भी उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर की दवाई तो खानी थी। इतने दिनों में एक बार भी दोनों बेटों का फ़ोन नहीं आया। रमिया काकी को बड़ा भारी धक्का लगा। उनकी अपनी औलाद के पास उन्हें रखने के लिए घर में जगह नहीं है, देखभाल करने के लिए समय नहीं है, तबीयत पूछने की फुर्सत ही नहीं है। आखिर ऐसे बेटों से तो कोई नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। बेटों की माँ होकर भी वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी और पड़ोसियों पर निर्भर थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने राघव के जरिए सूचना भिजवा दी कि वो अपनी जायदाद का बंटवारा कर रही हैं। दूसरे दिन ही दोनों बेटे एक साथ हाजिर हो गए। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रमेश से कह दिया, आज तू अपने घर परिवार को छोड़कर कैसे आ गया? तुझे दफ्तर से छुट्टी भी मिल गई और तेरी छुट्टी के पैसे कटेंगे तो उसका नुकसान भी हो जाएगा। तू रहने देता, बड़े भाई को भेज देता। और तू दिनेश, तूने अपना कीमती समय कैसे निकाल लिया? क्या तेरे दफ्तर में काम नहीं है? तेरे छोटे भाई को भेज देता। दोनों भाई एक साथ आज ही आ गए। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैंने ये घर, ज़मीन, गहने सब राघव के नाम कर दिया है क्योंकि उसने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की थी और अब वो ही मेरा बेटा है। क्या कहा आपने? लाखों की जायदाद एक पड़ोसी को दे दी?
आप अपने बेटों के साथ ये अन्याय नहीं कर सकती। इस पर सिर्फ हमारा ही हक है। ये जायदाद हमारी है, पड़ोसी की नहीं। ये माँ भी तुम दोनों की ही थी, पड़ोसी की नहीं। वह तो मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहती थी और जो मैंने सोचा था मेरे लालची बेटों ने वही साबित करके दिखा दिया। तुम्हारे पास माँ के इलाज के लिए समय नहीं था, लेकिन जायदाद के बंटवारे के लिए तुरंत समय निकल आया। जिसे तुम पड़ोसी कह रहे हो वही मेरा तीसरा बेटा है। अगर उसने मेरा इलाज नहीं कराया होता तो आज मैं उस घर में घुट घुट कर मर गई होती और कोई मुझे पूछने वाला नहीं होता। और मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने तुम जैसे नालायक और स्वार्थी बेटों को जन्म दिया, और उससे जिसने मैंने जन्म नहीं दिया उसने एक बार भी यह चिंता नहीं की कि उसके पैसे मैं दे भी पाऊंगी या नहीं। तुम दोनों के पास तो माँ को अस्पताल ले जाने का समय नहीं था। तुमने पैसों से भी मेरी सहायता नहीं की, तबीयत पूछने भी नहीं आए और आज जायदाद लेने जल्दी से आ गए। इसी पड़ोसी ने तुम्हारे माँ का इलाज किया है, सेवा की है। ये सुनते ही रमेश और दिनेश अपनी माँ से झगड़ा करने लगे। वो माँ को घर से जबरन निकालने लगे और ज़बरदस्ती ही एक कागज़ पर हस्ताक्षर करने को मजबूर करने लगे। तभी राघव ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई, बीच बचाव किया, रमिया काकी को छुड़ाया। आपको इन दोनों के खिलाफ कुछ कहना है? पुलिस ने बयान लेना चाहा। हाँ, इन दोनों ने मुझे बहुत मानसिक कष्ट दिया है, मेरा दिल दुखाया है, मुझे बहुत रुलाया है और आज तो मेरे घर में आके मुझसे मारपीट करने लगे थे। जिन बेटों को मैंने जन्म दिया था उन्होंने ही मुझे इतनी चोट दी है। ईश्वर के यहाँ इनका जो फैसला होगा तब होगा, पर आप इन दोनों को सज़ा दिए बिना मत छोड़ना। मैं तो इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर दोनों की तरफ देखकर रमिया काकी बोलती हैं कि तुम दोनों सुन लो, मेरे पति के जाने के बाद ये घर में ज़मीन सब मेरे नाम पर है। मेरी मर्जी है, मैं इसे किसके भी नाम कर सकती हूँ। तुम दोनों का इस घर और ज़मीन पर कोई हक नहीं है और अब मुझ पर भी अपना हक खो बैठे हो। मेरे मरने के बाद ना तो ये जायदाद तुम्हें मिलेगी और ना ही मेरी चिता को तुम अग्नि दोगे। मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ। अपनी माँ का ये रूप देखकर दोनों की अक्ल ठिकाने आ गई। दोनों ने माफ़ी मांगी पर रमिया काकी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। राघव ने रमिया काकी की बहुत सेवा की और ध्यान रखा। सबसे कहता था मेरे एक नहीं दो माँ हैं। रमेश और सुरेश इसके बाद भी रमिया काकी को बहुत फ़ोन किए। वो कई बार गांव माफ़ी मांगने भी आए, पर उन्होंने उन दोनों को ना अपने घर में आने दिया ना ही अपने दिल में। आखिर उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। राघव ने ही चिता को अग्नि दी और दोनों बेटे दूर से ही देखते रहे। आपको रमिया काकी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।